नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। की बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा इंडिया गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर दखल देने के लिए कहा है और हरियाणा के मामले को लेकर भी राष्ट्रपति से चर्चा की गई है दोस्तों। इसी के साथ में एक साथ इंडिया गठबंधन के लोग कई सारे गोदी मीडिया के चैनलों का बहिष्कार करने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में मणिपुर मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे सॉलिसिटर जनरल ने राज्य सरकार की बातें रखी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से एक सवाल पूछे जाने पर जवाब नहीं दे पाए सॉलिसिटर जनरल। बताएंगे कौन सा वो सवाल था दोस्तों। वहीं पर हरियाणा के नूह में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान में काफी अंतर देखने को मिला है। साथ साथ आपको बताएंगे मुख्यमंत्री के बयान पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है दोस्तों। वहीं पर पश्चिम बंगाल के अंदर मदरसों के सर्वे किए जाने के मामले को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगी ममता बनर्जी। बताएंगे आपको किस तरीके का विरोध किया जाएगा दोस्तों। वहीं पर हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर बजरंग दल और वीएचपी को सख्त संदेश दिया है और निर्देश भी जारी किए गए हैं दोस्तों। बताएंगे कौन सी बातें कही गई है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मानहानि केस मामले को लेकर राहुल गांधी की ओर से भी जवाब दिया गया है। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। और रवीश कुमार की ओर से इंडिया गठबंधन के लोगों को हिदायत दी गई है कि वो एकजुट होकर मुकेश अंबानी से मुलाकात करके उनके चैनल पर फैलाए जा रहे नफरत को रोकने की अपील करें। ऐसे में दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रवीश कुमार के द्वारा की गई इस मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए इंडिया गठबंधन के 31 सांसद पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन ने मणिपुर में जो देखा उसे राष्ट्रपति महोदया के सामने रखा है। हमने उन्हें बताया है कि राहत शिविरों में लोगों को समय पर राशन और दवा नहीं मिल पा रहा है। मणिपुर को लेकर हमने राष्ट्रपति महोदया को एक मेमोरेंडम सौंपा है। उन्होंने हमें मेमोरेंडम के बारे में सोचने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा सदन में बोलने नहीं दे रही है, मेरे माइक को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये सरकार ना संविधान को बचाना चाहती है, ना ही संविधान के उसूलों पर चलना चाहती है। इसलिए हम एक होकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बोले, हमारे साथियों ने बताया कि मणिपुर हिंसा में हजारों की संख्या में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। मणिपुर में दो समुदायों के बीच में जारी लड़ाई को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। पहले भी कई बार सदन के अंदर नियम 267 के तहत अनुमति दी गई है, लेकिन ये सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने मणिपुर के साथ हरियाणा में जारी हिंसा के बारे में भी राष्ट्रपति महोदया को पूरी जानकारी दी है। साथ साथ दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी से आज इंडिया पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल मिला। मणिपुर में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने का विनम्र अनुरोध किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भी कई सारी बातें कही है दोस्तों, लेकिन ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन के मणिपुर पहुंचने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है, राष्ट्रपति तक ये रिपोर्ट पहुंचा दी गई है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान भी इसी रिपोर्ट पर चर्चा होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन ने कहा कि सुनने में आया है कि कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी कुछ चैनलों और डिबेट का सामूहिक तौर पर बहिष्कार करने का फैसला लेने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ये कहां से कहां आ गए हम। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि किन चैनलों के विरोध और उसके बहिष्कार की बातें चल रही होगी। जल्द इस पर औपचारिक ऐलान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखकर बताइएगा कि क्या ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है या फिर इसके सिवा कुछ और करना चाहिए। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मणिपुर हिंसा को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सॉलिसिटर जनरल ने एक आंकड़ा देते हुए कहा कि 6523 एफआईआर दर्ज की गई और 252 गिरफ्तारियां की गई। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये हैरानी की बात है कि गिरफ्तारी मात्र 252 की गई। इसके बाद सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा गया कि 6523 एफआईआर हुई है और गिरफ्तारी मात्र 252 हुई है, यानी दोस्तों हर एफआईआर किसी न किसी अपराध के लिए लिखा गया होगा और हर अपराध से कोई न कोई कम से कम एक व्यक्ति तो जुड़ा होगा। और ऐसे में 6523 अपराधियों में से मात्र 252 की गिरफ्तारी अपने आप में सवाल खड़ा करती है और सॉलिसिटर जनरल इसका जवाब नहीं दे पाए। साथ साथ सरकार हर आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती है। दरअसल दोस्तों हरियाणा के नूह के अंदर हुई हिंसा के मामले को लेकर अब बीजेपी के नेताओं की ओर से बयान आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांप्रदायिक सौहार्द को और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की बात कही है। हालांकि उन्होंने जो टिप्पणी की है दोस्तों ये सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आबादी 2,70,00,000 के करीब है। हमारे पास मात्र 60,000 जवान है। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्रीय बलों की 20 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। उनमें से 14 को नूह के और 3 पलवल और 2 गुरुग्राम और 1 टुकड़ी को फरीदाबाद में तैनात किया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री एक राज्य का नेतृत्व करते हैं और राज्य सरकार की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी उनके
राज्य के हर व्यक्तियों के संपत्ति और जान को बचाए रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री का दावा है कि वो सुरक्षा सबको प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास 60,000 मात्र जवान है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देंगे तो लोग कैसे राज्य के अंदर सुरक्षित महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आंकड़े देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि डबल इंजन सरकार हरियाणा में बीजेपी की चल रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सबकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। आपको जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर मदरसों के सर्वे को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पूरे राज्य में एक सर्वे कराया जाएगा जिसके तहत मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ममता ने बताया कि जो भी मदरसा सरकार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो सर्वे में भाग लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पश्चिम बंगाल में शब-ए बारात और करनी पूजा की पूरे दिन की छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टी होती है। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़के लड़कियां इसके जरिए आगे की नौकरी और पढ़ाई के लिए सुविधा को प्राप्त कर सकेंगे। मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि जो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, जो मदरसे शामिल नहीं होना चाहते वो नहीं आए। ममता ने आगे कहा कि हम लोग हर त्योहार को बराबरी से देखते हैं, इसीलिए हर त्योहार के लिए सम्मान देते हुए हमने छुट्टियों का ऐलान भी कर रखा है। आगे उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर शहर के वार्ड स्तर तक विरोध किया जाएगा। ये केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक निर्णय और विरोध होगा। ममता सरकार ने कहा कि केंद्र केवल कहता है कि ऋण राज्य सरकार पर बढ़ता जा रहा है, वे कभी अपने ऋण को बढ़ने की बात नहीं कहते। इतनी सारी विकास परियोजनाओं को लागू करने के बावजूद हमने अपना कर्ज का बोझ काफी कम रखा हुआ है, लेकिन हमें कभी जवाब केंद्र सरकार के कर्जों को लेकर नहीं मिलता है। साथ साथ दोस्तों मुख्यमंत्री हरियाणा कहते हैं कि हरियाणा के अंदर हुई हिंसा एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, जबकि हरियाणा के डिप्टी सीएम का बयान कहा यात्रा निकालने वाले ने प्रशासन को यात्रा की जानकारी नहीं दी, जिससे ये घटना हुई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम यात्रा निकाले जाने की जानकारी प्रशासन को नहीं दिए जाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री से साजिश बता रहे हैं। इस पर मीडिया में पूछा गया कि हरियाणा हिंसा पर सीएम और डिप्टी सीएम की अलग अलग राय पर आपकी क्या राय है, लोगों से पूछा गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। राहुल गांधी 2.0 की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि दोनों की अलग राय के कारण स्पष्ट है, मुख्यमंत्री की पार्टी की दक्षिण हरियाणा की 21 सीटों पर नजर है, जहां सांप्रदायिक तनाव से वो अपना माहौल बनाना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री की पार्टी की नजर मेवात की 3 सीटों पर है, बाकी दक्षिण हरियाणा में उनका स्कोप नहीं है। दोनों तवे को उलट पलट कर रोटियां सेक रहे हैं, चाहते तो शांति कभी ना भंग होती। इस टिप्पणी पर आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तस्वीर शरद पवार ने भी शेयर की है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के नेताओं और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है, तस्वीरें शेयर भी की गई है। दिल्ली में इस बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के लगभग 50 नेता मौजूद रहे और इसमें कई सारे मंत्री भी थे कर्नाटका के। सभी ने मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की है और किस रणनीति पर आगे बढ़ा जाएगा इसको लेकर विस्तृत जानकारी दी है। साथ साथ इंडिया या एनडीए किसी गठबंधन का हम हिस्सा नहीं है, बीआरएस पार्टी ने यह दावा किया है। गठबंधन की राजनीति पर केसीआर ने अपनी पार्टी को अलग बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा कि केसीआर वही नेता थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एनडीए के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि मोर्चा बनाते बनाते वो खुद अलग थलग हो गए और आज वो इस स्थिति में है कि अपने आप को इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों से अलग बता रहे हैं। साथ साथ दोस्तों नूह के हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वीएचपी और बजरंग दल को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कतई ना हो नफरत भरे भाषण। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए रैलियों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 तारीख यानी कल होने वाली है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि धार्मिक संगठनों के द्वारा की जा रही रैली में कोई भी नफरत भरे भाषण या हिंसा न हो। इसके अलावा खंडपीठ ने मामले में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। रैली की वीडियोग्राफी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि हमें आशा और विश्वास है कि पुलिस अधिकारी और राज्य की सरकार ये सुनिश्चित करेगी किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरे भाषण न हो। कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा या किसी प्रकार की संपत्तियों को नुकसान न हो। साथ साथ दोस्तों मानहानि मामले में अपनी याचिका पर राहुल गांधी की ओर से जवाब दिया
दिया गया है। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अपील सेशन कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावनाएं हैं, इसलिए दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था, मेरे मामले को अपवाद की तरह देखा जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को सजा मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी सजा पर माफी नहीं मांगी थी, केवल एक घमंड दिखाया था। इसके बाद पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, जिसका जवाब राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। देखते हैं इस मामले पर दोस्तों सुनवाई के दौरान क्या फैसला निकलकर सामने आता है। 4 अगस्त को इस पर सुनवाई होने वाली है। साथ साथ रवीश कुमार बोले, कहा गुरुग्राम कब मोनूग्राम बन गया, कैसे बना, वहाँ के लोगों को मालूम था मगर वे चुप रहे और शामिल रहे। मैंने गुरुग्राम के इंग्लिश क्लास के लिए अंग्रेजी में एक गाना लिखा है और खुद गाने को गाया है। इसके बाद उन्होंने वीडियो का लिंक शेयर किया है। गाने का नाम मोनू नियम, प्लीज मोनू नियम को घर घर में गाइए, बालकनी में आकर तो गाइए ही। इस तरीके से रवीश कुमार ने तंज भरे लहजे में ये बातें कही है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव के दिन लगातार नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में दोस्तों कृषि मंत्री ने सीएम हाउस ले जाकर एक ऐसे व्यक्ति को शपथ दिलाई है जो पिछले सेक्स रैकेट के मामले में सजा काट चुका है। जिस मंत्री ने इस व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, बीजेपी में शामिल कराया है, वो कुछ दिनों पहले बयान देते हुए कहते कि अपराधियों के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है, लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति को भाजपा में शामिल कराया गया दोस्तों जिसका बैकग्राउंड ही ऐसा है जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 साल का सजा काट चुका है ये व्यक्ति। इसका नाम रामकृष्ण पटेल बताया जा रहा है। रामकृष्ण पटेल को मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंगलवार को सीएम हाउस ले जाकर पार्टी ज्वाइन कराई है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पटेल ने सदस्यता ग्रहण की है। वे हरदा से पूर्व कांग्रेस पार्टी के विधायक नन्हे सिंह पटेल के बेटे हैं। हरदा कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र भी है। ऐसे में दोस्तों इस तरीके की ज्वाइनिंग पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के अंदर बीजेपी के द्वारा दिल्ली सेवा बिल का विरोध करने का फैसला लिया है। इसके लिए लगातार आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं, लेकिन टीडीपी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने घोषणा की है कि वो संसद के अंदर दोनों सदनों में इस बिल का समर्थन करेगी, यानी दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करने की बात टीडीपी ने भी कही है। इससे पहले वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल ने भी बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही थी। इससे राज्यसभा के अंदर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा कमजोर होगा दोस्तों। लेकिन सवाल फिर यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार एक फैसला ले रही है, तो जो पार्टियां राज्यों में अपनी सरकारें चला रही है उनको 2 बार सोचना चाहिए किसी भी फैसला लेने से पहले, चाहे बीजू जनता दल हो या फिर वाईएसआरसीपी हो, क्योंकि राज्य सरकारों की शक्तियां और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों के विभाजन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है दोस्तों। और ऐसे में अगर इस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों के अंदर भी अगर आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार और उड़ीसा राज्य की सरकार की शक्ति कम करने के लिए कोई फैसला लिया जाएगा तो अन्य पार्टियां भी साथ में खड़ी होगी, ये काफी मुश्किल हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों 2 बार सोचना चाहिए इस मामले को लेकर। देखते हैं क्या इन पार्टियों से बैकडोर बातचीत जारी है या फिर इन्होंने फैसला ले ही लिया है कि बीजेपी को सपोर्ट करना है। वहीं आपको बता दें कि रवीश कुमार बोले, कहा विपक्षी नेताओं को मुकेश अंबानी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि उनके चैनल पर बैठे एंकर जहर फैला रहे हैं और इस जहर का ही काफी असर देश के अंदर देखा गया है दोस्तों। लगातार कई सारे सांप्रदायिक मामले सामने आए हैं। ऊपर लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब वह लोकसभा के अंदर अध्यक्ष के तौर पर कार्रवाई में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि ये विरोध नहीं थम जाता। सांसदों के व्यवहार को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन सांसदों का व्यवहार, इसके पीछे जो बड़ा कारण है दोस्तों वो भी उनको जानना चाहिए। बीजेपी सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सवालों का जवाब दे और नो कॉन्फिडेंस मोशन को जल्द लाया जाए, लेकिन 8 तारीख तक इसे टाला गया है। यही 2 बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण विरोध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर विरोध को सॉल्व करने के लिए बैठकें बुलाकर सरकार को समझाने की बजाय विपक्ष पर ही ठीकरा फोड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ गुड़गांव से बीजेपी के लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने नूह हिंसा मामले को लेकर कहा कि अगर बजरंग दल के लोग धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे तो उसमें तलवारें, लाठी, डंडे ले जाने की क्या जरूरत थी। ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछा गया है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ आपको बता दें कि तमाम कोशिशों के बाद लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। इसके बाद तेजस्वी यादव बोले, कहा पहले 9,000 करोड़ का आरोप लगाया गया, वहां से नीचे खिसकते खिसकते अब भाजपा और उसकी एजेंसी 6 करोड़ रुपए पर आ गई है। सारे ड्रामेबाजी का लबोलुआब ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव के लिए घबराई हुई है और जानती है कि बिहार से ही उसके सत्ता के अंत की शुरुआत होगी। साथ साथ दोस्तों बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले पर ममता सरकार का तीखा निशाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के अंदर एक भ्रष्टाचार विरोधी सेल का उद्घाटन किया था। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर निशाना साधा है। साथ साथ
साथ दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में अपने आवास पर कर्नाटका कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की है। ये मुलाकात आगामी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रबंधन को लेकर की गई है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी इस पर उन्होंने जरूर डीके शिव कुमार से बातचीत की होगी और चुनाव के दौरान बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे काउंटर करना है ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती होने जा रहा है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा करके दिखाया है। अब कमलनाथ को भी मध्य प्रदेश के अंदर पूरा एजेंडा चुनाव का लोगों के हितों के इर्द गिर्द रखना है। खासकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चुनावी वादे किए जाएंगे उसके इर्द गिर्द ही पूरे डिबेट को रखना है। हालांकि डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जाएगी लेकिन कर्नाटका में जैसे काउंटर किया गया था शायद वैसे ही काउंटर किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों नूह हिंसा में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच करेगी एसआईटी। हरियाणा के डीजीपी ने ऐलान किया है कि एसआईटी का गठन हो चुका है, आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ तेलंगाना के कुछ सीनियर नेता आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। रवि सिसोदिया जो एक मीडिया पर्सनल है उनकी ओर से जानकारी दी गई है। दोस्तों जर्नलिस्ट की ओर से यह दावा किया गया है। साथ साथ नूह हिंसा एक सुनियोजित 2024 के चुनाव से पहले ऐसी कई घटनाएं होंगी। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यपाल बनाए गए सत्यपाल मलिक ने दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इन लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा देश मणिपुर की तरह जल जाएगा। उन्होंने कई सारे और भी सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ दोस्तों रोजगार के मोर्चे पर हालात थोड़े सुधरे हैं। जो जानकारी आई है मानसून में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम सीजन माना जाता है दोस्तों। और ऐसे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2023 के अंदर 7.95% रह गई है जो पहले जून में 8.45% हुआ करती थी। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि 8% के आसपास की बेरोजगारी को भयावह बेरोजगारी माना जाता है और ऐसे में सरकार क्या इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि थोड़े आंकड़े में कमी आई है। साथ साथ डिबेट जो अमन चोपड़ा की ओर से किए गए हैं, लोगों ने इसका पोस्ट करते हुए पूछा है कि क्या हिंदू मुसलमान फैलाने के लिए डिबेट किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार की बातों को इस बात से बल मिलता है कि जो न्यूज डिबेट कराए जा रहे हैं उसमें जो टैगलाइन इस्तेमाल किया गया है वो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हिंदुत्व वर चोट, हिंदू देंगे वोट, इस तरीके के कई सारे टैगलाइन के इस्तेमाल करके डिबेट चलाए गए हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को मुकेश अंबानी से मुलाकात करनी चाहिए और उनके चैनल पर जो हेट फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, उस पर रोक लगवानी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने कौशाम्बी का वीडियो शेयर करते हुए सांड समाचार एक बार फिर से समझाया है और योगी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें आवारा पशु जिसमें सांड दो आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते एक रोड को क्रॉस कर जाते हैं और दो व्यक्ति जो अपने टू व्हीलर से जा रहे हैं उनके टू व्हीलर्स में टक्कर मारते हैं जिसके कारण गाड़ी नीचे गिर जाती है और दोनों व्यक्ति नीचे गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज के सांड समाचार की कौशाम्बी प्रकरण, इससे पहले भी उन्होंने एक और मामला दिखाया था जिसमें दोस्तों किसान अपने खेत की रखवाली करने के लिए पहुंचा था लेकिन आवारा पशुओं के कारण वो पेड़ पर चढ़ गया था बचने के लिए और काफी घंटे तक वो पेड़ पर चढ़ा रहा था। साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर दो पत्रकारों के पासपोर्ट को निलंबित किया गया है। श्रीनगर के एक वरिष्ठ पत्रकार का नाम भी इसमें शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के स्तर पर भी काम किए गए पत्रकार इसमें शामिल है। साथ साथ हरियाणा के अंदर गृह मंत्री का मंदिरों में लोगों को बंधक बनाने का दावा पुजारी ने खारिज किया है। दवायर की ओर से की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि गृह मंत्री अनिल विज जहां पर दावा कर रहे हैं कि नलहर महादेव मंदिर के अंदर मुस्लिम दंगाइयों ने लगभग 3-4 हजार लोगों को बंधक बना लिया था। मंदिर के पुजारी ने दवायर को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग बाहर माहौल तनावग्रस्त होने के चलते अंदर फंसे हुए थे। यानी दोस्तों पूरे मामले को अलग तरीके से ट्विस्ट करके पेश करने की कोशिश की जा रही है और गृह मंत्री के स्तर का व्यक्ति इस तरीके का बयान दे रहा है तो कहीं ना कहीं संजीदा मामला बन जाता है। साथ साथ आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचने वाले हैं। विशाल रैली की तैयारी की जा रही है। सभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह उदयपुर पहुंचे हैं। उन्होंने सेक्टर 14 स्थित सुहालका भवन में उदयपुर शहर, देहात, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास और श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली भी मौजूद रहे। तमाम विधायकों के साथ भी मुलाकात की गई है और रैली की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। वहीं पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं के जरिए फर्स्ट टाइम वोटरों को रिझाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता सतवीर चौधरी को राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में सक्रिय थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाई दिए थे। वही दोस्तों राहुल गांधी के ट्वीट पर गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं, ये नफरत की कुतुब मीनार है। राहुल गांधी के द्वारा मोहब्बत की दुकानें खोलने वाली बातों पर गिरिराज सिंह की ओर से ये ट्वीट किया
किया गया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई तेलुगु सिनेमा की एक्ट्रेस, जिसके बाद जी कृष्ण रेड्डी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों ने 2 और तस्वीरें शेयर की है, जिसमें टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वो अलग अलग पार्टियों में जाती हैं, बीजेपी में शामिल हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के लोग बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं। वहीं पर आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव बोले, सांसद निरहुआ जब नौटंकी करते थे तो हम उनके कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनकर जाते थे, फिर करेंगे तो हम फिर अतिथि बनकर जाएंगे। निरहुआ मनोरंजन अच्छा करते हैं, हमें राजनीति करने दे। साथ साथ दोस्तों राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम गहलोत को राहत नहीं दी है, उनको कोर्ट से पेशी की राहत नहीं मिली है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।